हे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 के बारे में, सिलाई, कढ़ाई एवं बुनाई। सिलाई क्या है, कढ़ाई क्या है और बुनाई क्या है, हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है सिलाई कला। किसी भी प्रकार के वस्त्र को तैयार करने के लिए सिलाई की मशीन और हाथ दोनों की ही आवश्यकता होती है। वस्त्र बनाते समय अंदर की लंबी बखिया बखिया मतलब कि टाँका जो होता है, स्टिच मशीन से और बाहर की तुरपन काज व बटन हाथ की क्रियाओं से किए जाते हैं। आप जो भी वस्त्र पहनते हो, चाहे वो रेडीमेड वस्त्र हो या फिर घर पर सिले हुए वस्त्र हो, वो वस्त्र जो है मशीन से तैयार किए जाते हैं, यानी कि उन पर मशीन से सिलाई की जाती है। जबकि वस्त्र में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि हाथ से किए जाते हैं, जैसे कि तुरपन करना वो हाथ से किया जाता है और बटन बनाना, बटन लगाना ये कार्य हाथ से किए जाते हैं। सिलाई के मूल टाँके, कच्चा टाँका, बखिया, तुरपाई, 3 कच्चे 1 बखिया और वेडिंग, ये कुछ सिलाई के मूल टाँके होते हैं। आइए इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला है कच्चा टाँका। यह एक अस्थायी टाँका होता है। पूछा जाता है कि अस्थायी टाँका कौन सा है, तो बताना है कच्चा टाँका एक अस्थायी टाँका होता है जिसे बाद में आसानी से निकाल दिया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः वस्त्रों के किसी भाग को स्थिर रखने के लिए किया जाता है। यानी अगर हमें वस्त्र पर कुछ पक्की सिलाई करनी है जिसे हम आसानी से नहीं उधेड़ सकते, तो उससे पहले हम कच्चे टाँके से वस्त्र को स्थिर कर लेते हैं, जिससे कि अगर कुछ गलती हो जाती है तो आसानी से निकल जाता है टाँका और फिर बाद में हम उसे स्थायी कर दें। तो वस्त्र को स्थिर रखने के लिए कच्चे टाँके का प्रयोग किया जाता है। इस टाँके को दोहरे धागे में गांठ लगाकर दाहिनी तरफ से बाईं तरफ किया जाता है। कच्चा टाँका जो है वो कई प्रकार का होता है, जैसे कि टाँका तथा जगह बराबर। इसमें टाँके की लंबाई तथा 2 टाँकों के बीच की थोड़ी जगह बराबर होती है। एक साथ सुई पर 3-4 टाँके लेने के पश्चात धागा खींचा जाता है। यदि हम टाँका और जगह दोनों छोटा लें तो यह छोटा कच्चा कहलाता है। इसे चुन्नट डालने तथा कढ़ाई में सजावट के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चुन्नट डालने के लिए हम टाँका या फिर जगह बराबर टाँके का प्रयोग करते हैं। इस टाँकों में आप देख सकते हो कि जगह बराबर होती है। वह सुई में 3-4 टाँके एक साथ ले लिए जाते हैं और फिर उन्हें खींच दिया जाता है। तो ऐसे टाँके को हम टाँका तथा जगह बराबर टाँका कहते हैं। दूसरा है टाँका जगह से दोगुना। इसमें टाँका जगह से दोगुना होता है। इसके विपरीत जगह टाँकों से दोगुनी भी की जा सकती है। आप देख सकते हो कि जगह कम है और टाँका दोगुना है। टाँका दोगुना है, जगह कम है और टाँका दोगुना होता है। या फिर हम जगह टाँके से दोगुनी भी दी जा सकती है, यानी कि जगह ज़्यादा हो सकती है और टाँके छोटे हो सकते हैं इसके अंदर। तो ये हमने पढ़ा टाँका जगह से दोगुना होना, यानी जगह का कम होना, टाँके का बड़ा होना। अब हम बात करेंगे छोटा बड़ा कच्चा टाँका। इसमें एक टाँका छोटा तथा एक टाँका बड़ा लिया जाता है। इसका प्रयोग साड़ी पर बॉर्डर आदि बनाने में किया जाता है। तो देखा आपने, इसमें हम एक टाँका छोटा लेते हैं, एक टाँका बड़ा लेते हैं, एक टाँका छोटा लेते हैं, एक टाँका बड़ा लेते हैं। तो यह है छोटा बड़ा कच्चा टाँका। इस फोटो में आप देख सकते हो कि छोटा बड़ा कच्चा टाँका किस प्रकार है। आगे हम बात करेंगे बखिया क्या है। बखिया किसे कहते हैं? बखिया एक स्थायी टाँका होता है। यह स्थायी टाँका होता है। इसका प्रयोग वस्त्र के 2 भागों को स्थायी रूप से जोड़ने के लिए किया जाता है, यानी हम कहें तो परमानेंटली जोड़ने के लिए किया जाता है। इसकी सिलाई आसानी से उधरती नहीं है। इस टाँके को एक हरा धागा लेकर बिना गांठ लगाए शुरू किया जाता है। बखिया में सुई पर एक बार में एक ही टाँका लिया जाता है। इसमें एक बार सुई नीचे की ओर, दूसरी बार ऊपर की ओर से ले जाकर टाँका पक्का बनाया जाता है। एक टाँके का जहाँ अंत होता है वहीं से दूसरा टाँका शुरू होता है। बखिया मशीन द्वारा भी की जाती है। हमारे वस्त्र के ऊपर जो मशीन से हम सिलाई करते हैं वो एक स्थायी सिलाई होती है और उसे ही बखिया कहा जाता है, जो कि एक टाँका पूरे होने के जस्ट बाद ही शुरू होती है, फिर उसी के बाद शुरू होती है। यानी उसमें स्पेस बहुत ही कम होता है, कहीं तो ना के बराबर स्पेस होता है। तो ये था स्थायी टाँका जिसे हम बखिया भी कहते हैं।
अब बात करते हैं तुरपाई की। यह टाँका वस्त्रों के उल्टी तरफ किनारों को मोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे कपड़ा देखने में सुंदर प्रतीत होता है। तुरपाई को शुरू करने के लिए सुई को कपड़े में से इस प्रकार निकालो कि थोड़ा सा धागा पीछे बचा रहे। इसी धागे को मोड़ के अंदर दबाकर दाईं ओर से बाईं ओर को तुरपाई करते हैं। मोड़े हुए हिस्से को सदा ऊपर की ओर रखते हैं। टाँके कच्चे की तरह सीधे ना होकर आगे व पीछे दोनों ओर तिरछे, छोटे व बराबर होने चाहिए। तुरपाई को बंद करते समय अंतिम टाँके को दोहराते हैं। इस प्रकार यह टाँका अंग्रेजी के बी के समान बन जाता है। तुरपाई इतनी बारीक करनी चाहिए कि वस्त्र की तार से मिल जाए और दिखाई ना दे। तो तुरपाई किस आकार की होती है? तुरपाई अंग्रेजी के वी आकार की होती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यह तुरपाई है। आपने घर में मम्मी को तुरपाई करते हुए तो देखा ही होगा, तो आप पूछ भी सकते हो उनसे कि किस प्रकार तुरपाई करते हैं और आप सीख सकते हो प्रैक्टिकल करके। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 कच्चे एक बखिया। यह टाँका अंदर की सिलाई को मजबूत करने के लिए किया जाता है। कहा कि अंदर की सिलाई को मजबूत करने के लिए। इस टाँके को बनाने के लिए 3 कच्चे टाँकों के बाद बखिया की तरह पिघले सुराख से सुई डालकर सुई वहीं से निकाली जाती है जहां पर पहला धागा निकालना हो। इसके पश्चात पुनः 3 कच्चे टाँके लिए जाते हैं। तो ये था 3 कच्चे टाँके और एक बखिया। बखिया यानी पक्का टाँका और 3 कच्चे टाँके का यूज़ करके हम टाँका लगाते हैं। वीडिंग क्या है? इसमें पहले कपड़े से 5 से 6 धागे निकाल दिए जाते हैं, यानी कि कपड़े के ही जो धागे होते हैं उन्हें निकाल दिया जाता है। फिर तुरपाई के टाँकों द्वारा उनको बांधा जाता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हो किस प्रकार पहले कपड़े में से 5-6 धागे निकालते हैं, फिर तुरपाई के टाँकों द्वारा ही उनको बांध दिया जाता है। इसे वीडिंग कहते हैं। विभिन्न सीवने क्या हैं? वस्त्र के 2 हिस्सों को जोड़ने के लिए विभिन्न सीवन का प्रयोग किया जाता है। तो वस्त्र के जो 2 हिस्से होते हैं उन्हें जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की सीवन का प्रयोग किया जाता है। पहला है सादी सीवन। कपड़े के दोनों भागों को जोड़ने के लिए सीधी तरफ से एक दूसरे के ऊपर रखकर कच्चे टाँके द्वारा अस्थायी रूप से जोड़ने के पश्चात मशीन से बखिया की जाती है। इसे हम सादी सीवन कहते हैं। सीवन मतलब जब हम 2 वस्त्रों को जोड़ते हैं, जैसे मैंने माना ये एक वस्त्र हो गया और ये दूसरा वस्त्र हो गया। इन दोनों वस्त्र को जोड़ने के लिए, यानी अगर हम कहें तो यहाँ से जोड़ने के लिए हम सीवन का प्रयोग करते हैं। फिर हम बात करते हैं चपटी सीवन क्या है। इस सीवन का प्रयोग त्वचा के संपर्क में रहने वाले कपड़े पर तथा पतले कपड़ों जैसे कि मलमल आदि को सिलने के लिए किया जाता है। कपड़े के दोनों जोड़ने वाले भागों को सीधी तरफ से एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखें कि एक दूसरे कपड़े से 1 सेंटीमीटर ऊंचा रहे। नीचे वाले हिस्से के किनारे पर कच्चा कर देते हैं। फिर 3 कच्चे व 1 बखिया का टाँका बनाते हैं। अब ऊंचे निकले हिस्से को नीचे पर फैलाकर मोड़ दिया जाता है। इस पर पहले कच्चे व फिर तुरपाई करते हैं। इससे सीवन दोनों ओर से चपटी आ जाती है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार इस सीवन का प्रयोग किया गया है, जिसे चपटी सीवन कहा जाता है। अगला भाग और पिछला भाग कितनी सेंटीमीटर हम एक दूसरे को पर चढ़ाते हैं? 1 सेंटीमीटर तक। फिर उसके बाद बखिया कर दी जाती है। फिर हम बात करेंगे चोट सीवन के बारे में। चोट सीवन क्या है? यह कपड़े के 2 भागों को जोड़ने की मजबूत विधि होती है। देखिए जितनी भी सीवन है वह कपड़े के 2 भागों को जोड़ती हैं, लेकिन पूछा जाएगा कि सीवन की सबसे मजबूत विधि कौन सी है, तो वो है चोट सीवन। इसमें कपड़े के दोनों किनारों को जोड़ने वाले भाग को उल्टी तरफ से एक दूसरे के ऊपर रखकर सीधी तरफ से बखिया की जाती है। इसमें कपड़े के जो दोनों जोड़ने वाले भाग होते हैं उनको उल्टी तरफ से, सीधी तरफ से नहीं, उल्टी तरफ से एक दूसरे के ऊपर रखकर और फिर सीधी तरफ से बखिया की जाती है। फिर किनारे कैंची द्वारा काट कर साफ करते हैं
और कपड़े को उल्टा करके दोनों भागों को समतल करके किनारे के लगभग 3/4 सेंटीमीटर नीचे कच्चा करके बखिया कर दिया जाता है। तो ये देखा आपने, पहले हमने क्या करा, पहले हमने कपड़े को उल्टा किया, फिर उसके ऊपर हमने उल्टा कर दिया, फिर हम कपड़े को जब सीधा करते हैं तो उस पर बखिया करते हैं और जितना भी जो एक्स्ट्रा वाला पोर्शन रहता है उसे कैंची द्वारा काट करके सही कर दिया जाता है। अब हम जानेंगे कढ़ाई कला के बारे में। कढ़ाई वस्त्रों को सुंदर व आकर्षक बनाने के लिए कढ़ाई की जाती है। कढ़ाई यानी एम्ब्रॉयडरी की जाती है। कढ़ाई से मेजपोश, पर्दे, कुशन, चादर, साड़ियाँ, बच्चों के वस्त्र आदि अधिक आकर्षक एवं सुशोभित लगते हैं। आजकल तो मार्केट में कढ़ाई किए हुए वस्त्र आते हैं। कढ़ाई करते समय हमें निम्न नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि कढ़ाई का नमूना कपड़े के आकार व नाप पर निर्भर करता है, यानी कपड़े का आकार कैसा है, कपड़े का नाप कैसा है। छोटे कपड़े के लिए छोटे नमूने का यूज़ किया जाता है, जबकि बड़े कपड़े के लिए बड़े नमूने का यूज़ किया जाता है। नमूना सदा सफाई से उतारना चाहिए, जिससे कि कढ़ाई करने में आसानी हो और कढ़ाई भी सफाई से हो जाती है। पहला क्या कहा, पहला कहा कि आकार को ध्यान रखना है। बड़ा कपड़ा है तो बड़े आकार के नमूने, छोटा कपड़ा है तो छोटे आकार के नमूने। दूसरी बात की गई है जो नमूना है उसे सफाई से उतारना चाहिए, क्योंकि अगर आप सफाई से उतारोगे एक तो कपड़ा गंदा नहीं होगा, दूसरी बात है कि कढ़ाई करने में भी आसानी होगी। कढ़ाई करते समय धागों के रंग का कपड़ों के रंग से मेल होना चाहिए, अतः वह पक्के रंग के एवं मजबूत होने चाहिए। जिस भी धागे से कढ़ाई की जाती है ध्यान रखना होता है कि वह पक्के रंग का हो और वह मजबूत हो, क्योंकि अगर धागा कच्चे रंग का होगा तो धोने के बाद वह अपना रंग वस्त्र पर छोड़ देता है, जिससे कि कढ़ाई और वस्त्र दोनों ही भद्दे लगते हैं। और धागा मजबूत भी होना चाहिए। पता लगा आपने बहुत मेहनत करके कढ़ाई की और वो धागा इतना कच्चा हुआ कि एक बार के पहनने के बाद ही या फिर एक बार मतलब मेजपोश पे करते हो तो मेजपोश को बिछाने के बाद वो कढ़ाई पूरी खराब हो गई। इसलिए जो भी आप धागा यूज़ करते हो उसका रंग पक्का होना चाहिए और वो धागा मजबूत होना चाहिए। सुई में कम लंबा धागा डालना चाहिए, क्योंकि लंबे धागे में बार बार गांठ लग जाती है तथा कढ़ाई करने में भी सफाई नहीं आती। तो फिर क्या हुआ कि जो कढ़ाई करते हो तो सुई में छोटा धागा डालना चाहिए। कढ़ाई के टाँकों को बखिया से शुरू व समाप्त करना चाहिए और गांठ कहीं भी नहीं लगानी चाहिए। कढ़ाई के टाँकों को ना अधिक खींचना चाहिए ना ही अधिक ढीला छोड़ना चाहिए, यानी टाँकों को हमेशा समान अनुपात में लगाना चाहिए। कढ़ाई करने के पश्चात धागों को सदा कैंची से काटना चाहिए। जब कढ़ाई पूरी हो जाए तो कपड़े पर उल्टी तरफ से इस्त्री करना चाहिए, जिससे कि वो आपकी जो कढ़ाई है एकदम फिक्स हो जाए। कढ़ाई के लिए आवश्यक सामान क्या है, अगर आप कढ़ाई करने जा रहे हो तो आपको कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती है, कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि फ्रेम, सुइयाँ, सूती व रेशमी धागे की लच्छियाँ और कैंची। इन सभी की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पर बताया गया है नैपकिन बनाना। नैपकिन कैसे बनाया जाता है, तो बच्चों के लिए नैपकिन बनाया जाता है। इसे आप सिर्फ सुनना। बच्चे के शारीरिक स्वच्छता में नैपकिन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बाजार से नैपकिन प्राप्त किए जा सकते हैं। नैपकिन घर पर भी बनाए जा सकते हैं। नैपकिन के लिए हम अपने मनपसंद के रंग व कपड़े का चुनाव कर सकते हैं तथा इसको आकर्षक बनाने के लिए उस पर सुंदर सुंदर रंगों के धागे व विभिन्न प्रकार की कढ़ाई जैसे कि फूल, बेल, गुड़िया आदि बना सकते हैं। नैपकिन के लिए कपड़े का चुनाव करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कपड़ा मुलायम हो तथा रंग पक्का हो, क्योंकि कच्चे रंग बच्चे के त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं। यह पानी को सोखने वाला तथा हल्के रंग का हो जो बच्चों की आंखों को सुहावना लगे, जैसे कि हल्का गुलाबी, नीला और हरा। इन रंगों का आप प्रयोग कर सकते हैं। नैपकिन के लिए मैटिंग, बारीक मैटिंग, केसमेंट तथा दसूती उपयुक्त होते हैं। नैपकिन के लिए सूती कपड़ा ही अधिक लाभदायक होता है, क्योंकि इसमें जल सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। सूती वस्त्र में जल सोखने की क्षमता होती है, यानी अगर हम कहें तो वस्त्र की जितनी भी विशेषताएं होती हैं इन सभी को हम अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। नैपकिन बनाने के लिए
35 सेंटीमीटर लंबा तथा 35 सेंटीमीटर चौड़ा कपड़ा लें। इसके किनारों को अच्छा बनाने के लिए तुरपाई या विडिंग करें। तुरपाई क्या है, विडिंग क्या है, अभी हम पढ़ चुके हैं। नैपकिन कढ़ाई के लिए चित्र 1 व 2 के नमूने बनाए गए हैं। चित्र देखें, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। चित्र 1 का नमूना मैटिंग अथवा दसूती पर काढ़ा जा सकता है। इसमें प्रयोग किए गए टाँकों को क्रॉस स्टिच अथवा दसूती का टाँका भी कहते हैं। इस नमूने को हल्के रंग अथवा सफ़ेद रंग के नैपकिन पर मैल खाते रंगों से काढ़ा जाता है। चित्र 2 का नमूना केसमेंट अथवा अन्य कपड़े के नैपकिन के लिए होता है, जिसे जंजीरे टाँके से बनाया जाता है। यह 2 रंगों के मेल से बनाया जा सकता है। तो देखा आपने यहाँ पर, पहला जो है वह दसूती के बारे में बताया गया है, जो कि क्रॉस स्टिच के द्वारा बनाया गया है, जबकि जो दूसरा कपड़ा है वो केसमेंट का कपड़ा है और यह जंजीरे कढ़ाई से बनाया गया है। तो ये आपको यहाँ पर दोनों प्रकार के नैपकिन दिखाए गए हैं और कढ़ाई कौन सी यूज़ की हमने, टाँका कौन सा यूज़ किया, वो बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंदे चढ़ाना। फंदे 2 प्रकार से चढ़ाए जाते हैं। फंदे 2 प्रकार से चढ़ाए जा सकते हैं। एक, सलाई द्वारा फंदे चढ़ाना। जितने फंदे चढ़ाने हो उसके अनुसार ऊन छोड़कर एक सरकने वाली गांठ लगाकर सलाई पर चढ़ाओ। ऊन, सलाई और ऊन दाहिने हाथ में पकड़ें। ऊन का खाली छोड़ा सिरा बाएं हाथ से पकड़ें और अंगूठे पर लपेटकर फंदा बना लें। इस फंदे के नीचे से सलाई की नोक अंदर डालें और दाहिने हाथ से ऊन सलाई के पीछे से सामने की ओर ले जाएं। इस धागे को बाएं अंगूठे के अंदर से बाहर निकालें और बाएं हाथ से धीरे से खींचकर कस दो। यह एक फंदा बन जाता है। इस प्रकार आवश्यकता अनुसार और फंदे डाल दें। यहाँ पर फंदे बनाना, फंदे डालना आदि सिखाए गए हैं कि किस प्रकार फंदे डालने होते हैं। 2 सिलाइयों द्वारा भी फंदे डाले जाते हैं। ऊन के सिरे के पास एक फंदा बनाकर बाएं हाथ में पकड़ी सलाई पर चढ़ाएं। फिर दाएं हाथ में दूसरी सलाई व गोले की तरफ का ऊन लेकर सलाई की नोक उस फंदे में से डालकर उस पर दाएं हाथ से ऊन का एक बल दो तथा उसे पहले फंदे में से निकाल दो। इस तरह एक फंदा दाएं हाथ वाली सलाई पर बन जाता है। इस फंदे को बाएं हाथ वाली सलाई पर उतार लो। इस तरह आवश्यकता अनुसार और फंदे डालें। तो यहाँ पर कुछ नहीं, केवल फंदे डालना बताया गया है, जो कि एग्ज़ाम के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि फंदे कौन कौन से होते हैं, आपको इनके नाम ध्यान रखने हैं। सीधा बुनना, फंदे वाली सिलाई को बाएं हाथ में लो और बाकी प्रैक्टिकल करना तो आना ही चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद जब आप टीचर बन जाओगे तब भी तो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा। इसलिए नाम ध्यान रखने और प्रैक्टिकल करना सीख सकते हो। दाहिनी सिलाई पहले फंदे में से नीचे की ओर से बाईं ओर से दाईं ओर डालें। फिर उसकी नोक पर पीछे की ओर से ऊन का धागा चढ़ाकर सिलाई उसमें से निकाल दो। इस फंदे को दाहिनी सिलाई पर ही रहने दो और बाईं सिलाई से उस फंदे को जिसमें से यह फंदा निकाला था सिलाई पर से नीचे गिरा दो। इस तरह हर फंदे को बुनते जाओ और जब बाईं सिलाई के सब फंदे बुनकर दाहिनी सिलाई पर आ जाते हैं तब खाली सिलाई को दाएं हाथ में बदल दो। उल्टा बुनना, ऊन को सामने लाकर दाहिनी सिलाई को पहले फंदे में ऊपर की ओर से दाहिनी ओर से बाईं ओर को डालें। उस पर से ऊन का एक बार लपेटकर फंदे में से निकाल लो। इस फंदे को दाहिनी सिलाई पर ही रहने दो और बाईं सिलाई के उस फंदे को जिसमें से यह फंदा निकाला था सिलाई से नीचे गिरा दो। इस तरह हर फंदे को बुनते जाओ। ये था उल्टा बुनना। अब है सादी बुनाई। इसमें एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी बुनी जाती है। सिलाई पर आवश्यकतानुसार फंदे डालें। पहली पंक्ति में सब फंदे सीधी बुनाई के डालें और दूसरी पंक्ति में पहला फंदा सीधा और फिर सारे फंदे उल्टे और आखिरी फंदा फिर से सीधा बुनें। पहला फंदा सीधा, आखिरी फंदा भी सीधा, बाकी जितने फंदे हैं वो उल्टे डालें। इस तरह जितना चौड़ा बुनना हो उतना इन्हीं 2 तरह की पंक्तियों को बार बार बुनकर बना लें। तो ये था सीधी बुनाई। अब है एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बुनना। सिलाई पर आवश्यकता अनुसार फंदे डालकर पहला फंदा सीधा बुन लें। फिर ऊन का धागा घुमाकर सिलाई के आगे ले जाओ और बाईं सिलाई का अगला फंदा उल्टा बुन लो।
ऊन के धागे को पुनः दाहिनी सिलाई के पीछे ले जाकर बाईं सिलाई के अगले फंदे को सीधा बुन लो। इस प्रकार सारी सिलाई बुन लो। दूसरी पंक्ति बुनते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पहली पंक्ति में से जो है बना गया फंदा उल्टा और उल्टा बुना गया फंदा चुना जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा ब्लड सा है, वो दिख नहीं रहा। फंदे बंद करना, पहले 2 फंदे सीधे बुनो, फिर बाईं सिलाई को उन दोनों में से पहले फंदे में बाईं ओर से दाईं ओर डालो और इसको दूसरे फंदे के ऊपर से उठाते हुए सिलाई से बाहर निकालें। अब दाहिनी सिलाई पर केवल एक ही फंदा रह जाता है और एक फंदा बुन लो और पहले की भांति एक और फंदा बंद करो। इस प्रकार सभी फंदे बंद करो। आखिर के बचे हुए फंदे में से ऊन का सिरा निकालकर कस लो और बुने हुए भाग में सफाई से छिपा दो। तो ये था फंदे बंद करना। तो हमने जाना सीधा फंदा, उल्टा फंदा, ये सब कुछ, और फंदे बंद करना भी पूरा जान लिया, यानी पूरी बुनाई जान ली किस प्रकार की जाती है। अब प्रैक्टिकल वही आप लोग करके दिखाओगे। प्रश्न तथा अभ्यास, तो ये यहाँ पर चैप्टर दिए गए हैं और प्रयोगात्मक वस्त्र दिया गया है। अध्यापिका द्वारा विभिन्न टाकों का प्रयोग करते हुए टंकियाँ बनाएं, ये सब देखो, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा। बच्चों को कढ़ाई दिखानी होती है, नैपकिन किस प्रकार बनाया जाता है, कढ़ाई के नमूने भी सिखाने होते हैं बच्चों को, बुनाई भी सिखानी होती है, बॉर्डर वगैरह, सीधी बुनाई, उल्टी बुनाई, टाके भरने, ये सब कुछ बच्चों को सिखाना होता है। तो ये था प्रैक्टिकल वर्क। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। आपको वीडियो कैसी लगी? इस चैप्टर में जितने भी टाके हैं आपको उन्हें ध्यान रखना है, कौन कौन से टाके होते हैं। जैसे कि तुरपन का टाका वी शेप का होता है। ये जो छोटे छोटे जो पॉइंट हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपको किसी और बुक में नहीं मिलेंगे। तो ये जो पॉइंट है ना, आपको इन्हें अलग से नोट कर लेना है, जिससे कि आपको सिर्फ बाद में उन्हीं पॉइंट को पढ़ना पड़े। और बाकी तो मतलब नॉर्मल जो है वो प्रैक्टिकल वर्क वाला है, जो लास्ट में हमने बुनाई के बारे में पढ़ा था। आपको उनके नाम ध्यान रखने हैं, बस इतना ही। तो आज की वीडियो यहीं पर पूरी होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।